हिंदी साहित्य कक्षा 12 की जो मुख्य पुस्तक है अंतरा, इस अंतरा पुस्तक के गद्य खंड के पार्ट 2 में हम चैप्टर संख्या 4 से लगा करके 7 तक जो हैं उनमें 2-2 और 3-3 अंक के कैसे प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर सहित यहाँ पर हम जो है कंटेंट देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 भी आ चुका है और जिसमें पार्ट 1, 2, 3 थे और पद्य खंड यानी काव्य खंड हम पूरा कर चुके हैं। कोशिश करेंगे कि एक बार पूरा रिवीजन कर लें। और कोई आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ऑन ज़रूर करें। हिंदी साहित्य गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के पार्ट 2 में जो पार्ट है वो आपके कौन कौन से हम देखने वाले हैं। पाठ संख्या 4 फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है संवदिया। पाठ संख्या 5 भीष्म साहनी जिनकी आत्मकथा का अंश है गांधी, नेहरू और यासर अराफात। पाठ संख्या 6 असगर वजायत जिनकी 3-4 लघु कथाएं हैं शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। और पाठ 7 निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है जहाँ कोई वापसी नहीं। इनके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, हरगोविंद को अचरज क्यों हुआ? अचरज का मतलब होता आश्चर्य। आश्चर्य क्यों हुआ? बड़ी बहुरिया के बुलवाने पर हरगोविंद को अचरज हुआ क्योंकि वह जानता था कि अब गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं और ऐसे में संवदिया की किसी को जरूरत नहीं है। यानी वो संवाद ले जाता है। अब आधुनिक ये जो संवाद पहुंचाने के साधन आ चुके हैं तो संवदिया को कौन याद करता है, क्योंकि अब तो आदमी घर बैठे ही लंका तक यानी कहीं भी खबर भेज सकता है। फिर कोई समाचार भेजने के लिए संवदिया को क्यों बुलाएगा? इतना होने के बाद भी बड़ी बहू ने उसे बुलाया था, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ। बड़े भैया के मरने के बाद हवेली की क्या स्थिति हुई? जिस हवेली में नौकर नौकरानियां तथा मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, उस हवेली में बड़े भैया के मरने के बाद सब ठाट बाट चला गया और बाकी के जो 3 भाई थे उन्होंने हवेली का बंटवारा कर दिया और शहर चले गए। अब यहाँ कोई नहीं रहता, अब ये नाम मात्र की हवेली रह गई है। बड़े भैया के मरने के बाद तीनों भाइयों ने बड़ी बहू की बनारसी साड़ी को भी फाड़ कर बंटवारा कर दिया। अब इस टूटी फूटी नाम मात्र की बड़ी हवेली में केवल बड़ी बहू ही रहती है। काबुली कायदा का नाम सुनते ही मोदियाइन क्यों तमक जाती थी? काबुली कायदा का अर्थ है काबुल से आए व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियम कानून। हरगोविंद के गांव में काबुल से एक व्यक्ति उधार कपड़े देने आता था। गुल मोहम्मद आगा मोदियाइन के ओसारे में दुकान लगाता था। वह जब उधार कपड़ा देता तो बड़ी विनम्रता से बात करता था, लेकिन जब उधार का पैसा मांगता तो जुल्म की हद पार कर देता और 1 के 2 वसूलता था। एक बार गांव वालों ने गुल मोहम्मद आगा को जोरदार पीट दिया। तभी से मोदियाइन काबुली कायदा का नाम सुनते ही तमक जाती थी। मोदियाइन भी बड़ी बहू को भला बुरा कह रही थी, ये भी काबुली कायदा की तरह पैसा मांग रही थी। बड़ी बहू ने संवदिया को जो संवाद गए उसको लिखिए। बड़ी बहू ने संवदिया से कहा, और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में गड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किस लिए, किसके लिए? पांचवा प्रश्न है, बड़ी बहू ने संवदिया को क्यों बुलाया? बड़ी बहुरिया अपनी माँ के पास मदद के लिए संदेश भेजना चाहती थी, इसलिए बड़ी बहू ने हरगोविंद संवदिया को बुलाया था। उसे अपने मायके से आश्रय की उम्मीद थी, अतः वह अपने घर वालों को अपनी दशा बताने के लिए संदेश भेजना चाहती थी। उसका संदेश सुनकर वह चाहती थी कि मायके वाले उसे लेने आ जाए। बड़ी बहुरिया हवेली में अकेली रह रही थी, वह दुखी थी, उस पर कर्ज भी हो गया था, देवर उसकी मदद नहीं करते थे, खाने की सामग्री भी नहीं थी, बथुआ साग खाकर के जीवन जी रही थी, इसलिए वह चाहती थी कि पियर वाले आए उसको ले जाए।
अगला प्रश्न देखिए, बड़ी बहू किसके साथ संवाद भेजती और क्यों, या बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। बड़ी बहू हरगोविंद संवदिया के साथ संवाद भेजती है क्योंकि बड़ी बहुरिया हवेली में अकेली रह गई थी, वह दुखी थी, उस पर कर्ज भी हो गया था। लगभग ये ऊपर जो उत्तर आया था वो का वही है। बड़ी बहुरिया के लिए मायके ही वह स्थान रह गया था जहां वह आश्रय की उम्मीद पा सकती थी, अतः वह अपने घर वालों को अपनी दशा बताने के लिए संदेश भेजना चाहती थी ताकि उसे लेने आ जाए। हरगोविंद ने वापस आकर बड़ी बहू से क्या कहा और क्यों। हरगोविंद ने वापस आकर बड़ी बहू से कहा कि तुम गांव छोड़कर मत जाओ, मैं बेटा बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। क्योंकि बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी, अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, ये तो गांव वालों के डूब बढ़ने की बात है। इसलिए संवदिया ने कोई भी जो संवाद था वो बड़ी बहू के वहां पियर में नहीं सुनाया था। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी, अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, ये तो गांव वालों के लिए डूब मरने वाली बात है। अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुना नहीं सका। उसने मन में यह निश्चय कर लिया कि वह बेटा बनकर के उसकी सेवा करेगा। संवदिया की क्या क्या विशेषताएं होती है। उसे दिए गए संवाद को जैसे है वैसा ही बोलना पड़ता है। संवाद के साथ साथ भावों को भी वैसा का वैसा बताना पड़ता है, अर्थात संवाद कहते वक्त जहां जहां संवाद कहने वाला रोता है, सिसकता है, वैसा का वैसा भाव उसको वहां बनाना पड़ता है। संवाद को समय पर पहुंचाना एक संवदिया की विशेषता होती है। संवदिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, उसे संवाद को भावनाओं से अलग रहना चाहिए। उसे मार्ग का भी ज्ञान होना चाहिए, गोपनीयता भी आवश्यक है। और संवदिया जो डटकर खाता है और अफर कर सोता है। संवदिया कहानी के आधार पर बड़ी बहू का चित्रण कीजिए। चरित्र का स्वाभिमानी थी, आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी अपने माई के मदद के लिए संदेश भेजती है, लेकिन बाद में पछताती है। मेहनती थी, बड़ी हवेली में नौकरों के नहीं रहने पर भी सारा काम स्वयं करती है। संवेदनशील भी थी, दूसरों के दुखों को समझती है, इसलिए हरगोविंद को राह खर्च के लिए पैसे देती है। उसे हरगोविंद वापस लौटा देता है। वापस लौटने पर थके हुए हरगोविंद को होश आने पर दूध चूड़ा खाने को देती है। साहसी भी थी, विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारती है, बथुआ साग खाकर हवाओं में जीवन जीती है। हरगोविंद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। संवेदनशील हरगोविंद बड़ी बहुरिया के दुख को समझता है, इस कारण वह उसके मायके संवाद नहीं कह पाया। स्वाभिमानी, बड़ी बहुरिया के भाई द्वारा राह खर्च देने पर भी नहीं लेता है। आत्मीयता, बड़ी बहुरिया के दुखों को समझता है, इसलिए उससे राह खर्च नहीं लेता है। निश्चल, वापस लौटने के बाद बिना किसी स्वार्थ के बड़ी बहुरिया का बेटा बनकर उसकी सेवा करने का वचन देता है। और सहृदय, संदेश पहुंचाने में सहृदयता का भी परिचय देता है। संवदिया कहानी के शीर्षक के औचित्य के बारे में लिखिए। शीर्षक से आशय नाम कहानी का शीर्षक है संवदिया। ये शीर्षक बिल्कुल सही है और तर्कसंगत भी है, क्योंकि पूरी कहानी संवाद और संवाद ले जाने वाले संवदिया के इर्द गिर्द घूमती है। शीर्षक छोटा है, मौलिक और सारगर्भित है। कहानी में संवदिया और उसके द्वारा संवाद ले जाने के घटनाक्रम का उल्लेख हुआ है। संवदिया के बारे में गांव वालों की क्या धारणा थी। गांव वालों के मन में ये धारणा थी कि संवदिया एक कामचोर, निठल्ला तथा पेटू आदमी होता है। जिसके पास कोई काम नहीं होता वह संवदिया बन जाता है। संवदिया को लोग औरतों का गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि यह औरतों का ही संदेश ले जाता है। 5वां पार्ट है अपना भीष्म साहनी, गांधी, नेहरू और यासर अराफात आत्मकथा का यह अंश है। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा। लेखक के भाई पहले से सेवाग्राम आश्रम में रह रहे थे। गांधी जी को देखने के लिए वे एक निश्चित स्थान पर आते थे। उन्होंने लेखक से कहा कि गांधी जी से मिलने के लिए उन्हें सुबह 7 बजे ही आना होगा, क्योंकि गांधी जी हमेशा वहीं से गुजरते थे। सुबह 7 बजते ही दोनों भाई गांधी जी से मिलने के लिए भागते वहां पहुंचे। लेखक उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने बोला कि गांधी जी जैसे चित्र में दिखते हैं
वैसे ही असल जीवन में भी दिखते हैं। गांधी जी ने जब ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आई और फिर वह आगे चले गए। लेखक का गांधी से मिलने का ये पहला अनुभव था। आज का अतीत जो आत्मकथा है भीष्म साहनी की, उसका ये अंश है। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों का जिक्र किया? नेहरू जी, गांधी जी तो थे ही, यासिर अराफात, पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू, कस्तूरबा गांधी, ये सभी लोग। लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया? सेवाग्राम गांधी जी से मिलने के लिए 1938 में गया था। चौथा क्वेश्चन है, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेरा और उसको उल्टी करने को कहा। जब वह उल्टी कर रहा था तो गांधी जी उसकी पीठ को हाथ फेर कर सहला रहे थे। थोड़ी देर में बालक की तबीयत ठीक हो गई और फिर गांधी जी ने बालक को कहा कि तू भी पागल है। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का ऐसा ही आत्मीयतापूर्ण व्यवहार था, क्योंकि गन्ने का रस ज्यादा पी लेने से उसका पेट फूल गया था। अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है, या फिर लेखक को कौन सी बचकाना सी हरकत सूझी और क्यों? अखबार वाली घटना के माध्यम से हमें नेहरू जी के व्यक्तित्व में सहनशीलता, मितभाषी और शालीनता के होने का पता चलता है। अखबार वाली घटना यह है कि नेहरू जी जिस अखबार को पढ़ना चाहते थे, लेखक उसी अखबार को पढ़ रहा था। लेखक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको लगा कि नेहरू जी उससे अखबार वापस मांगेंगे तो वह उनसे बात करेगा। जब नेहरू जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि लेखक अखबार पढ़ रहे थे। पढ़ तो क्या रहे थे, पढ़ने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक लेखक से पूछा कि आपने अखबार पढ़ लिया हो तो मुझे दे दीजिए, मैं भी पढ़ लूंगा। ये सुनकर लेखक को बहुत खुशी हुई। छठा प्रश्न देखिए, अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए या यासिर अराफात के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है ये। अराफात बड़े ही प्रेम के साथ सभी के लिए शहद की चाय बना रहे थे। उनका आतिथ्य प्रेम इतना था कि वह सभी को छील छील कर फल खिला रहे थे। और जब लेखक गुसल खाने से बाहर निकले तब यासिर अराफात अपने हाथ में तौलिया लिए गुसल खाने के बाहर खड़े थे। इतना बड़ा आदमी और वहाँ खड़ा आदर सत्कार के लिए, और लेस मात्र भी उनमें अहंकार नहीं था। आतिथ्य प्रेम जग जाहिर है, बहुत ही जबरदस्त अतिथियों का उन्होंने आदर सत्कार किया। फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था? भारत ने फिलिस्तीन को हमेशा सहानुभूति और समर्थन दिखाया था, क्योंकि कोई अन्य देश उसके विकास के समर्थन में नहीं था। फिलिस्तीन के लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और सभी के साथ विनम्रता पूर्वक बात करते थे, इसलिए भारत का रवैया फिलिस्तीन के प्रति अच्छा था। भारत सपोर्ट करता था फिलिस्तीन को। कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया था? कश्मीर के लोगों ने अलग अलग फूलों की मालाओं के साथ नेहरू जी का स्वागत किया था। झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल से अमीराक दल तक नावों में उनको शोभा यात्रा का आयोजन देखने को मिला। नेहरू जी की लोकप्रियता के कारण ही नदी के किनारों पर हजारों लोग उत्साह एवं उल्लास के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। लेखक के अनुसार वह एक अद्भुत दृश्य था। नेहरू जी बड़े आदमी होने के बावजूद भी अहंकार उनमें बिल्कुल नहीं था। मृदुभाषी और व्यवहार कुशल थे। दिन भर देश हित के कार्यों में लगे रहते थे। 9वां प्रश्न देखिए, अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए? इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है। अराफात ने बोला कि गांधी जी बस आपके नेता नहीं है, वह हम सभी के नेता हैं। अराफात ने यह कहकर गांधी जी के व्यक्तित्व को दर्शाया है। गांधी जी से प्रभावित होकर अन्य लोगों ने भी उनकी शिक्षा को अपनाया और उनसे ही कई नेताओं ने अहिंसावाद के बारे में जाना है। भारत की तरह ही फिलिस्तीन भी गुलामी की जंग लड़ रहा था। साम्राज्यवादी शक्तियों का आतंक वहां भी कहर ढा रहा था। फिलिस्तीन के लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत का रवैया फिलिस्तीन के प्रति सहयोगात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण था। चूंकि गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह जैसे आंदोलनों के द्वारा साम्राज्यवादी शक्तियों का सामना किया था और भारत को आज़ादी दिलाई थी, उन्होंने विश्व के अनेक देशों को आज़ादी के लिए संघर्ष करने की राह सुझाई थी। आज़ादी के लिए संघर्षरत देश गांधी जी को अपना पथ प्रदर्शक एवं सम्मानीय नेता मानते थे। इसलिए अराफात ने कहा कि वे आपके नहीं हमारे भी
नेता हैं, और जितने आदरणीय आपके लिए उतने ही हमारे लिए भी। पाठ के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी और राष्ट्रपिता के रूप में आज भी दुनिया भर में विख्यात हैं। लेखक जब सेवाग्राम आते हैं तो उनकी पहली इच्छा गांधी जी से भेंट की होती है। उनसे मिलने के बाद उन्होंने जो विशेषताएं देखी वो है, गांधी जी जब टहलने निकलते हैं तब आसपास के लोगों से मिलते, बात करते, रोगियों की सेवा करते चलते थे। वे बहुत धीमे स्वर में बात करते, मानो खुद से ही विचार विमर्श कर रहे हों। प्रार्थना सभा को महत्व देते थे। एक बालक के बुलाने पर जरूरी मीटिंग छोड़कर बिना किसी क्षोभ क्रोध के उनसे मिलने आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। तपेदिक का इलाज भी अपनी देख रेख में वो करते हैं और उनके चेहरे पर सादगी है, शांति की अद्भुत चमक है। बहुत कम सोते हैं और अधिकतर समय अपना कार्य पूर्ण करने में ही वो लगाते हैं। छठा पाठ देखिए, जो 4 लघु कथाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा। पहला प्रश्न देखेंगे, शेर लघु कथा में शेर को किसका प्रतीक बताया गया और वह ऊपर से देखने पर कैसा प्रतीत होता है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि शेर लघु कथा के माध्यम से लेखक क्या समझाना चाहते हैं, या फिर शेर लघु कथा के माध्यम से लेखक ने किनके डोंग पर प्रहार किया है। कहानी में लेखक ने शेर को एक ऐसी व्यवस्था और सत्ता का रूप बताया है जो अलग अलग प्रकार का लालच देकर आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित करती है। विरोध नहीं करने पर सत्ता खामोश रहती है, लेकिन जैसे ही विरोध करते हैं वह हमें कुचलने का प्रयास करती है। लेखक ने शेर के माध्यम से सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के डोंग पर भी प्रहार किया है। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार लगता है, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। पहचान लघु कथा में राजा को किस प्रकार की प्रजा पसंद आती है। पहचान लघु कथा में राजा को अंधी, बहरी और गूंगी प्रजा पसंद आती है। ऐसी प्रजा राजा का विरोध नहीं कर सकती, राजा के अत्याचारों को देख नहीं सकती और राजा से कोई प्रश्न नहीं कर सकती। राजा आसानी से निरंकुश होकर शासन कर सकता है। राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले? 3 हुक्म निकाले। प्रजा अपनी आंखें बंद कर ले, प्रजा अपने कानों में पिघला शीशा डलवा ले, प्रजा अपने मुंह को सिलवा ले। क्यों? क्योंकि अगर आंखें बंद कर लेंगे तो प्रजा राजा द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और शोषण से उपेक्षित हो जाएंगे, ताकि राजा मनमाने ढंग से उनका शोषण कर सके। और कानों में शीशा डलवा लेंगे तो प्रजा अपने कानों में पिघला शीशा डलवा ले, ताकि जनता राजा के विरोधियों की बातें नहीं सुन सके, और मुंह सिलवाने पर विरोध नहीं कर पाएंगे। साझा लघु कथा में हाथी किसका प्रतीक है, वह किसका शोषण करता है, या फिर साझा लघु कथा में किसकी दयनीय स्थिति का वर्णन है। साझा लघु कथा में हाथी समाज के पूंजीपति, धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। किसानों की जमीनें हड़प कर उनका शोषण करना ही इसका उद्देश्य है। इस लघु कथा में किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन है। शेर के मुंह में कौन कौन से जानवर जा रहे थे और क्यों? शेर के मुंह में गधा मुफ्त में घास के मैदान में घास खाने के लिए, बेरोजगार लोमड़ी नौकरी की अर्जी जमा कराने के लिए, उल्लू स्वर्ग प्राप्ति यानी मोक्ष के लिए, और कुत्ते जो बहुत सारे टोली में थे बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हुए स्वेच्छा से शेर के मुंह में जा रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 4 हाथ लघु कथा शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है, या 4 हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। कैसे? यह लघु कथा पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए नए नए तरीकों को अपनाते हैं। अपने लाभ के लिए वे मजदूरों का शोषण करते हैं। पूंजीपति अपने लाभ के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं और कई बार उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। मजदूर अपनी निर्धनता और मजबूरी के कारण विरोध की स्थिति में नहीं है। मजदूर व्यवस्था के कारण आधी मजदूरी में भी काम करने को राजी हो जाते हैं। 4 हाथ न लगा पाने की स्थिति में मिल मालिक की समझ में ये बात आई कि मजदूरों का वेतन आधा कर दो और दुगने मजदूर काम पर रख लो, इससे मुनाफा वैसे ही दुगना हो जाएगा। ये कार्य भी मजदूरों के 4 हाथ लगाने जैसा ही होगा। मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या क्या किया और क्या परिणाम निकले।
एक मिल मालिक ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मिल के मजदूरों के 4 हाथ लगाने की एक योजना बनाई। मिल मालिक ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अच्छी कीमत देकर नौकरी पर रखा। इस काम में वैज्ञानिकों के असफल होने पर उसने एक कार्य स्वयं करने का निश्चय किया। मिल मालिक ने कटे हुए हाथ मजदूरों के फिट करने चाहे, परंतु असफल रहा एवं उसके इस प्रयास में बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु भी हो गई। अंत में मिल मालिक ने क्या किया कि मजदूरों का वेतन आधा कर दिया और दुगने मजदूर काम पे रख लिए, जिससे मुनाफा भी दुगुना हो गया। निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत, जहां कोई वापसी नहीं, बिल्कुल विस्थापन के दर्द से और पर्यावरण सरोकार को लेकर के ये पाठ है। जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत में किस समस्या को उजागर किया गया? पर्यावरण संबंधी सरोकारों के साथ साथ विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी मनुष्य की विस्थापन संबंधी समस्या को यहां चित्रित किया गया। मूक सत्याग्रह कौन कर रहे थे और क्यों? अमजर गांव में आम के पेड़ मूक सत्याग्रह कर रहे थे क्योंकि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अन्य गांव उजाड़ दिए जाएंगे और यहाँ के लोग विस्थापित हो जाएंगे। इसी कारण अमजर गांव में सुनापन है। अमजर का शाब्दिक अर्थ है जहां आम जरते हैं, आम की फसल खूब होती है। सिंगरौली को बैकुंठ और काला पानी क्यों कहा गया? या सिंगरौली की उर्वरा भूमि तथा उस इलाके की संपदा ही उसके लिए अभिशाप कैसे बन गई? सिंगरौली अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण बैकुंठ कहलाता था। सिंगरौली खनिज पदार्थों से भरपूर पहाड़ी क्षेत्र है जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन जंगलों के कारण यहाँ यातायात के साधन विकसित नहीं थे। यातायात के अभाव के कारण और घने जंगल के खतरों के कारण यहाँ लोग न अंदर जाते थे और न बाहर आने का जोखिम उठाते थे। इन परिस्थितियों के चलते सिंगरौली देश के अन्य भागों से कटकर अकेलेपन का शिकार हो रहा था, इसलिए इसकी तुलना काला पानी से की गई है। इस इलाके की संपदा कोयला के कारण यहाँ प्रोजेक्ट स्थापित कर लोगों को विस्थापित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया और क्यों? औद्योगिकीकरण की आंधी ने सिंगरौली के नवागांव क्षेत्र के अनेक गांव के लोगों को उनके घर तथा परिवेश से उखाड़कर सदा के लिए निर्वासित कर दिया। अब ये लोग भी अनेक शरणार्थियों की तरह यहाँ वहाँ भटक कर शरण की राह देखेंगे। लेखक ने इन्हीं नवागांव के क्षेत्र के जो विस्थापित लोग थे उनको आधुनिक भारत का नया शरणार्थी कहा है। सिंगरौली क्षेत्र से लोग किस किस कारण से विस्थापित हुए? सिंगरौली क्षेत्र से रेन बांध बनने के कारण, सेंट्रल कोल फील्ड के कारण, नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन के कारण और अमरोली पावर प्रोजेक्ट के कारण जो है विस्थापित होना पड़ा। प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? प्रकृति के कारण विस्थापन प्राकृतिक रूप से दिया जाता है, जबकि औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन सोची समझी नीतियों के द्वारा दिया जाता है। प्राकृतिक विस्थापन में कोई स्वार्थ नहीं होता, जबकि औद्योगिकीकरण के कारण जो विस्थापन होता है पूरी तरह स्वार्थ पर आश्रित होता है। औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन को पूंजीपति और उद्योगपति लोग विकास का नाम देते हैं, जबकि प्राकृतिक विस्थापन का ऐसा कोई नाम नहीं होता है। प्राकृतिक विस्थापन के कारण लोग घर परिवेश को छोड़कर कुछ समय के लिए जाते हैं और सामान्य स्थिति होने पर वे वापस लौट आते हैं, लेकिन औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन के दर्द को झेल रहे लोग सदा के लिए बेघर हो जाते हैं। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी दुख क्या है? स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हमारे देश के पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच के नाजुक संतुलन को नष्ट होने से बचाने की तरफ कभी नहीं गए। यानी हमने जो योजनाएं बनाई उसमें हमने प्रकृति का ध्यान नहीं रखा, मनुष्य और संस्कृति के बीच के जो संतुलन को है उसको देखा नहीं। वे केवल पश्चिम की देखा देखी और नकल में उन देशों के मॉडल को अपनाकर विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करते गए। वे चाहते तो प्रकृति को बचाते हुए विकास का अपना नया मॉडल बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। औद्योगिकीकरण के ने पर्यावरण का संकट क्यों और कैसे पैदा कर दिया? औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण का संकट इसलिए पैदा कर दिया क्योंकि उद्योगों की स्थापना के लिए चारों ओर पेड़ पौधे वन संपदा का विनाश हो रहा है।
खनिज संसाधन नष्ट हो रहे हैं, कृषि योग्य भूमि उजड़ रही है, लोगों को उजाड़ कर विस्थापित किया जा रहा है, हरे भरे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इस कारण पूरे पर्यावरण में संकट है। विस्थापित लोगों को कैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, लिखिए। व्यक्ति अपने गांव घर में रहते हुए सुख का अनुभव करता है, उसका जुड़ाव अपने परिवेश और वहां के लोगों से होता है, लेकिन विस्थापन के बाद ये सब छूट जाता है। विस्थापित होकर शरणार्थियों की तरह इधर उधर भटकना पड़ता है, शहरों के गंदे वातावरण में जीवन बिताना पड़ता है। जो कभी खेतों का मालिक हुआ करता था, उस किसान को मजदूरी करनी पड़ती है। विस्थापितों को अपने मूल निवास की जो यादें हैं वो भी सताती है, वे घुट घुट कर जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं, उनका जीवन कष्टदायक होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विकास का ये उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया है। इस कथन में जो पीड़ा उसको समझाइए। औद्योगिकीकरण की आंधी को विकास का उजला पहलू कहा गया है, और औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण का संकट इसलिए पैदा कर दिया क्योंकि उद्योगों की स्थापना के लिए चारों ओर पेड़ पौधे वन संपदा का विनाश हो रहा है, खनिज संसाधन नष्ट हो रहे हैं, कृषि योग्य भूमि उजड़ रही है, लोगों को उजाड़कर विस्थापित किया जा रहा है, हरे भरे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इस कारण पूरे पर्यावरण में संकट है। विस्थापित होकर शरणार्थियों की तरह इधर उधर भटकना पड़ता है, शहरों के गंदे वातावरण में जीवन बिताना पड़ता है। जो कभी खेतों का मालिक हुआ करता था, उस किसान को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। विस्थापितों को अपने मूल निवास की यादें भी सताती हुए घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हैं, उनका जीवन बड़ा कष्टदायक हो जाता है।